अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो खैरियत से हूँ। अच्छा, विल वेट फॉर जस्ट 3 to 4 मिनट्स ताकि बाकी लोग भी आ जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे।
ऑलराइट, आप बताइए। परफेक्ट। आई एम मोहम्मद अब्दुल राफे और आज का सेशन हमारा 8 दिन की सीरीज चल रही है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट इन्वेस्टर्स की तरफ से। वी आर ऑल बीटा इन्वेस्टर्स एंड वी हैव पिक्ड अप एक ना एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम सब बात करते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन सिक्योरिटी साइड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। और मेरे बात करने का यहाँ पे तरीका इस तरीके से होगा, आई विल बी शेयरिंग स्लाइड्स, मगर इसमें आई विल बी कवरिंग 2 to 3 टेक्नोलॉजीज। और उसके एंड में हम उन सब का एक कनेक्शन देखेंगे कि आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन। किसी का कोई भी सवाल हो तो आई वुड प्रेफर कि वो चैट बॉक्स में जाए या हैंड रेस कर दे, या एंड में माइक अनम्यूट करके वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आई शेयर माई स्क्रीन नाउ, मुझे ये भी कंफर्म कर दीजिएगा हो रही है या नहीं। Alright, perfect. So this is the topic of our interactive session today. We will be talking about cloud security. We will just go through an introduction of what is cloud, what is its security, and why we are targeting Microsoft authentication libraries, Azure and Azure Active Directory, और इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है। Now, एक चीज आप सब जहन में रखिएगा that we will be taking a security first approach in each concept जो कि हम बात करेंगे। So if you are a totally new beginner to cloud, to cyber security, to offensive security, or to simple Azure or Azure AD Active Directory, आप इस सेशन के बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई नई चीज सीख के जरूर जाएंगे। So a quick intro about myself. I am basically an offensive security engineer और मेरी दो इस वक्त major domains जिसमें मैं काम करता हूँ, web and cloud security. I am holding 3 certifications, international certifications. First one is CAP, other is CNSP, Certified Network Security Practitioner. The other is CSI Linux Investigator. I am currently being ranked top 1% on TryHackMe. TryHackMe is a platform where you practice hacking, and it's an international platform. And I really recommend कि अगर इस फील्ड में आना चाह रहा है, चाहे साइबर सिक्योरिटी में, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में, डिफेंसिव सिक्योरिटी में, डू गो ऑन दैट। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, एक ग्लोबल रैंकिंग होती है, उसमें एक हमारे पास रीजनल रैंकिंग होती है, ऑन विच आई एम बीइंग रैंक 6। बताने का मकसद यहाँ पे फ्लैक्स मारना नहीं है, बताने का मकसद ये होता है कि अब जब आप सामने अगला बात करे तो उसके पास कोई वैलिडेशन है, चाहे वो कोई भी बात करने जा रहे हैं। What will you expect from this webinar? It will be around 40 to 45 minutes, and we will be covering 8 major topics in this webinar. I'll be showing some demo to you as well कि कैसे Active Directory बनाई जा सकती है, कौन से tools हैं जिसके जरिए Active Directory को हैक किया जा सकता है, कौन कौन सी एप्स एक्टिव डायरेक्टरी और MSAL को यूज करके बनाई जा सकती है। पहला जो हमारा होगा वो होगा ऑफ कोर्स प्रोडक्ट अथेंटिकेशन और अथराइजेशन में, कि इनमें डिफरेंस किया। दिस इज द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। हम आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इस वेबिनार के अंदर, ऑथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन विल बी द मेन टर्म जो कि मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड इनके दरमियान डिफरेंस, और सेकंड में हम जो हमारा मेजर टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट विल बी ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा है उसको हम कैसे रिलेट करते हैं MSAL के साथ। फिर हम आएंगे अपने तीसरे मेजर टॉपिक एज्योर सिक्योरिटी। फोर्थ वन इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। देन वी विल ये हमारे पास काफी एक्साइटिंग होगा आप सबके लिए भी, अटैकिंग एक्टिव डायरेक्टरी और सिक्योरिंग। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अटैक किया जा सकता है, रियल वर्ल्ड में कैसे इनको ब्रीच किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने बात की थी, आखिर में विल जस्ट गो थ्रू कि इन तीनों को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकता है और इसकी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? The first one is authentication versus authorization. These are two very closely related concepts. इसमें differentiation के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट इंसर्ट किया है। हम सबसे पहले सिनेरियो देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप भी किसी भी ऐप पे लॉगिन करने जा रहे हैं, आइदर दैट भी, फॉर एग्जांपल हम अपना AMS पे, सबको पता है AMS का हमारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल है फॉर रिजल्ट्स डिस्प्लेइंग, हम उस पे लॉगिन कर रहे हैं, हमारे सामने एक लॉगिन का पेज आया। अब जो हमारे पास लॉगिन का पेज आया ना, दैट पेज इज डूइंग ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं कि आप एक लेजिट यूजर हैं, आपने अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, देन आप ऑथेंटिकेट हो गए। उसके बाद फेज आता है अथराइजेशन का।
अथराइजेशन में क्या होता है कि आप उस चीज को कितना एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास कितने राइट्स हैं उसको एक्सेस करने के। इस चीज को ऐसे समझे कि हमारे एएमएस से पहले ईआरपी का सिस्टम इंप्लीमेंटेड था डिपार्टमेंट में, और उसमें क्या होता था कि ईआरपी जो हमारे पास शो हो रहा था वो ओनली 20 to 25% था, जो पूरा ईआरपी यूनिवर्सिटी के लिए बना था। अब एक ईआरपी जो होता है उसके अंदर बहुत सारे रोल्स होते हैं, उसके अंदर एडमिन रोल होते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी रोल होते हैं, उसके अंदर डेटाबेस रोल होते हैं, उसके अंदर टीचर्स का रोल होते हैं और यूजर्स का रोल। अथेंटिकेशन सबकी होती है, लेकिन किसको कितनी अथराइजेशन मिलनी है, कौन बंदा कितनी चीज को एक्सेस कर सकता है, इस चीज को हम कहते हैं अथराइजेशन। यहाँ भी डिफरेंस को एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं। पर्पस क्या होता है, वेरीफाइंग यूजर आइडेंटिटी, और इम्पैक्ट ऑन यूजर क्या होता है, यूजर मस्ट प्रोवाइड अथेंटिकेशन फैक्टर्स। अथेंटिकेशन फैक्टर्स काफी सारे हो सकते हैं। द सिंपलेस्ट वंस आर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके बाद मजीद अथेंटिकेशन फैक्टर्स आते हैं आजकल, जैसे कि सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से वी हैव मूव्ड ऑन टू मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, टू फैक्टर अथेंटिकेशन, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी जो कि आपके फोन पे एसएमएस के थ्रू आते हैं। दैट इज कॉल्ड अथेंटिकेशन फैक्टर। प्रोसेसेस इट यूजेस, ये प्रोसेस यूज करते हैं, और ये अथराइजेशन से पहले होता है जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, अथराइजेशन में क्या होगा, आपकी अथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब वो बता रहे हैं कि आप कितने लेवल यानी कि उस डेटा को या उस ऐप को कितने रोल तक एक्सेस कर सकते हो, यानी आपका रोल कहाँ तक लिमिटेड होगा। तो ये होता है मेजर डिफरेंस अथेंटिकेशन का और अथराइजेशन को। उम्मीद है क्लियर होगा आप लोगों को। इसके बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, नाउ दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, आइदर दैट बी अ सीपी स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट, टेलीकॉम स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, आइदर दैट बी ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, या कोई भी चीज, किसी भी चीज की डेवलपमेंट, अथेंटिकेशन एंड अथराइजेशन आर द टू मेजर कॉन्सेप्ट जो कि आपने किसी भी ऐप में इंप्लीमेंट करने होते हैं। और अगर वो अच्छे तरीके से काम ना करें तो आपके उस ऐप की फंक्शनैलिटी का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक भी सिक्योरिटी ब्रीच हो गया तो आपकी ऐप बनाने का फायदा नहीं, बिकॉज इट विल बिकम फ्लॉ। अब ऑथेंटिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। जब भी एक डेवलपर एक ऐप बनाते हैं, आइदर ही और शी राइट्स हिज हर ओन कोड, या तो वो खुद जावास्क्रिप्ट में जाके वीएस कोड पे कोडिंग करें कि मैंने ऑथेंटिकेशन करनी है, कुकी जनरेट होगी और वो ऑथेंटिकेट करेगी, बैकएंड पे डाटा जाएगा, डेटाबेस में चेक करेगा कि यूजर वहां पे लिस्टेड है। उसके अलावा अगर आपने कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज किए अपने प्रोडक्ट के साथ, तो उनके लिए आपको अलग कोड लिखना पड़ेगा दैट वुड बी हंड्रेड ऑफ लाइंस ऑफ कोड फॉर यू। इसको आसान करने के लिए देयर आर मल्टीपल बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज जो कि मार्केट में इस वक्त ऑफ द शेल्फ पाई जाती है। ऑफ द शेल्फ मींस आपने उठाना है, अपनी ऐप में इंटीग्रेट करना है, और बाकी सारी फंक्शनैलिटी वो ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी? इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का भी एक प्रोडक्ट है दैट गोज बाय द एब्रिविएशन ऑफ MSAL, M-S-A-L, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी। These are specifically built by अब ये जो वर्ड है ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज, most people think that these will be just a line of code जो कि हम implement कर देंगे। अब ये जो line है ना ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी, it is just a generic term. When you are building an application, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोड बेस क्या है। आप पाइथन में जा रहे हो, आप डॉट नेट एप्लीकेशन बना रहे हो, आप सीक्वल हो, आप गो हो, गोलैंग हो, या सी शार्प या सी प्लस प्लस, जिसमें दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग कि आपकी कोड बेस क्या है। उसके बाद हर तरह की कोड बेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है अलग तरह की ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि MSAL क्या है। इट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट आर यूज्ड टू असिस्ट यू इन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे कि मैंने बता दिया ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज होते हैं, इसके अंदर सब कुछ बिल्ट इन हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पे है कि इसके अंदर वो ऑथ 2.0 और ओपन आईडी कनेक्ट लाइब्रेरीज हैं। दीज आर जस्ट टू काइंड ऑफ लाइब्रेरीज जो कि डेवलपर्स हैं, अगर हमारे पास इस मीटिंग में उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जब हमने ऑथेंटिकेशन करनी होती है तो इन दो लाइब्रेरीज को हम अपने जावास्क्रिप्ट या जो सी भी कोड है उसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं टू हैंडल द साइन इन या साइन अप या ओटीपी जनरेशन वाली काइंड ऑफ थिंग्स। इसके बाद आते हैं हैंडल प्रोटोकॉल लेवल डिटेल। जैसा कि मैंने कहा था, करने के दो तरीके हैं, या तो हम खुद कोड लिखें या हम इन बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज करें। अगर तो हम खुद कोड लिख रहे हैं देन वी शुड बी क्लेवर इनफ कि हमें पता हो कि अब एक नेटवर्क स्टैक में काम कैसे होता है। अब हमने इंक्रिप्शन करनी है अपनी डाटा की, ताकि वो कहीं उसको कोई थर्ड पर्सन बीच में बैठ के एक्सेस न कर ले। उसके लिए हमें HTTPS के प्रोटोकॉल यूज करने पड़ेंगे। हमें खुद ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि उसके अंदर इंक्रिप्शन भी हम खुद इंप्लीमेंट करें।
यानी वी विल बी गोइंग ऑन प्रोटोकॉल लेवल, जैसे कि टीसीपी आईपी स्टैक, उसके अंदर हमारे पास 5 स्टैक्स लेयर्स पाई जाती है नेटवर्क के अंदर, हमें वहां पे जाके इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी सिक्योरिटी। मगर अगर हम MSAL यूज करें तो दे विल हैंडल द प्रोटोकॉल लेवल डिटेल जो कि एक नेटवर्क में होती है बाय देमसेल्फ। वी जस्ट हैव टू राइट अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड and they will automatically handle all the authentication, authorization and security encryption for us. They stay up to date with the latest security trends. If your code manually authentication या authorization का code अगर तो मार्केट में कोई चेंज आ गया या कोई नया थ्रेट आया है, then you will for example you just imagine कि आपकी फूड पांडा की लेवल की एक कॉर्पोरेट लेवल की ऐप इस वक्त काम कर रही है एंड आपने उसका कोड बेस मैनुअली टाइप किया सारी ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन। नाउ व्हाट विल हैपन कि मार्केट में खबर आती है या रिसर्चर्स फाइंड करते हैं कि एक नया तरीके से ऐप को एक्सप्लॉइट की जा सकती है, एक नई वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है ऐप में। और तो आप क्या करेंगे, वो जो आपके थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड थे, यू विल सिट, आपकी आईटी की टीम बैठेगी और उसको चेंज करना शुरू करेगी, अपडेट करेगी इस तरीके से कि वो जो वल्नरेबिलिटी आई ऐप के अंदर उसको कोई एक्सेस ना कर सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कोड बेस खुद डेवलप की हुई थी ऑथेंटिकेशन के लिए। नाउ इसका फायदा क्या है MSAL का? इफ यू हैव इंटीग्रेटेड MSAL कोड्स इन योर ऐप, तो वो क्या होगा, अगर उसके अंदर कोई अप टू डेट आता है मार्केट के हवाले से, हमारे पास रोज थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स आते हैं, उसके अंदर कोई हमारे पास नई अपडेट आई है तो वो पीछे से अपनी APIs को सिर्फ अपडेट करेंगे और आपका कोड ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट हो जाएगा। दैट्स द मोस्ट बेनिफिशियल बेनिफिट ऑफ फायदा या ऑफ MSAL, जो कि अगर आप यूज करते हैं अपने कोड में, जो हमें होता है। ओके, the fourth point will be the cache and refresh tokens automatically. Now अब हम जब एक एप्लीकेशन बनाते हैं ना, ये पॉइंट आगे जाके डायग्राम है, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा उसमें काम किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू डू एन ऑथेंटिकेशन और आपने यूजर ने अपना आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया लॉगिन पोर्टल में, हम AMS की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपके पीछे ना एक सेशन कुकी या टोकन जनरेट होते हैं जो एक लंबा सा अल्फा न्यूमेरिक या हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो उसे हम सिक्योरिटी की या डेवलपमेंट की टर्म्स में टोकन कहते हैं। अब ये टोकन है पीछे डेटाबेस में स्टोर हुए होते हैं और इन टोकन्स को मैच करके आपकी ऑथेंटिकेशन की जाती है। दैट इज जस्ट एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इंश्योर करती है कि आपका डाटा जो है प्लेन टेक्स्ट में नेटवर्क के ऊपर ना घूम रहा हो। इसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर जो MSAL के अंदर जो आपके टोकन जनरेट होते हैं वो कैशे में स्टोर रहते हैं और वो रिफ्रेश भी होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो आपको उनको अपनी कोड के जरिए ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करवाना पड़ता। ओके, सो अभी तक मेरी आवाज क्लियर है? किसी क्वेश्चन इज, आई जस्ट नीड अ फ्यू थम्स अप ताकि मुझे पता चल दिस है ऑल आर एक्टिव। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, दीज आर जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड जो कि मैंने इसलिए डाली हैं ताकि आपको पता चले कि MSAL का कोड काम कैसे करते हैं। यू डोंट नीड टू प्रो टू अंडरस्टैंड दिस। इसके अंदर हमने ट्राई कैच स्टेटमेंट लगाई हुई है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने पिछले उसमें बात की थी कि टोकन जनरेशन होती है जब आप लॉग इन करते हैं किसी भी ऐप पे। अब दो तरीकों से टोकन जनरेशन हो सकती है। जैसे कि इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, एक्वायर्ड टोकन साइलेंटली, अगर तो नहीं होते तो हमने एक्सेप्शन को कैच कर लिया कोड में, एक्वायर्ड टोकन यूजर से। साइलेंटली में क्या हो रहा है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ऐप पे गए, आपने साइन इन किया और उसने आपसे कोई भी OTP नहीं मांगा। इसका बैकएंड पे मतलब क्या है, उसने जो भी टोकन हैंडलिंग करनी थी वो उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। इफ बाय चांस अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आपकी ऐप को कोई इस पर कोई डेंजर है या उसके अंदर कोई, उसको माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस पीछे ये डिटेक्ट करते हैं या कोड डिटेक्ट करता है दैट समवन इज ट्राइंग टू इलीगली एक्सेस योर ऐप, then it will jump through an exception जो कि कैच ब्लॉक कैच करेगा एक्वायर्ड टोकन। अब ये एक्वायर्ड टोकन फ्रंट एंड पे हमें कैसे नजर आते हैं, कई दफा वो सिक्योरिटी एरर थ्रो करता है कि we need to make sure that it is really you and we will send a OTP to your this number, और उसको उन्होंने डॉटेड फॉर्म में लिखा होता है। वो जो होता है वो एक्वायर्ड टोकन साइलेंटली नहीं कर रहा होता, वो टोकन आपको OTP भेजेगा, वो उसके जरिए आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज रियली यू जो कि लॉग इन करना चाह रहे हैं ऐप में, और उसके बाद आपको जाने देगा। दिस इज कॉल्ड मतलब एक्वायर्ड टोकन साइलेंटली इसके ऑपोजिट होते हैं जब आप ऑटोमेटिकली साइन इन कर लेते हैं, और एक्वायर्ड टोकन साइलेंटली के बगैर जब वो आपको खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा कि आप OTP एंटर करें जो कि मैंने आपके फोन पे दिया। बताने का मकसद ये है इस सिंपल से कोड का दैट दिस विल बी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोड जो कि आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी कोड बेस के अंदर। और इसके अंदर जो कोड बेस ये ऑटोमेटिकली ना, अच्छा ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हमें गिटहब पे इसके अगर आप जाके लिखें MSAL JS लाइब्रेरीज,
आपको वहां पे इसके सारे मिल जाएंगे। इफ यू गो फॉर पाइथन लाइब्रेरीज, आपको इसका पाइथन का कोड मिल जाएगा, जस्ट हैव टू ट्वीक अ लिटिल, अपने कोड में इंसर्ट करें और यू आर गुड टू गो। यानी MSAL माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज आर हैंडलिंग ऑल द फंक्शनैलिटीज फॉर यू बिल्ट इन। ये सबसे बड़ा फायदा है। ओके हमने इसके बेनिफिट्स दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमाइज सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है कि जैसे हम एक बार किसी भी फॉर एग्जांपल अगर टीम्स की बात कर लें, एक बार लॉगिन करते हैं, हमें बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे क्रेडेंशियल स्टोर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल साइन ऑन। हैंडल्स द मैकेनिक्स फॉर यू, जैसे कि पिछले कोड में मैंने दिखाया था कि इसके अंदर सब कुछ है। हमें इसके अंदर कोई अपना लंबे लंबे कोड नहीं लिखने पड़ेगा। अगर ऐसे हो जाए तो OTP जनरेट करो, उसके अंदर बिल्ट इन है सब कुछ कि उसने किसी भी सिनेरियो को कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के जरिए हैंडल करना है। हेल्प यू ट्रबल शूट के अंदर इसके साथ इसकी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन आती है जो कि अगर कोई भी मसला हो जाए तो आपकी ट्रबल शूटिंग में हेल्प करते हैं। सपोर्ट्स एनी माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी। अब जाहिर सी बात है, चूंकि ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज, आप इसे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट या सर्विस के साथ यूज करते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। एज्योर की होगी, इफ यू जस्ट गो टू द एज्योर वेब पेज, वहां पे सर्विसेज के टैब पे आप क्लिक करें, मैं आई विल शो यू दिस इन फ्यू मिनट्स, आपको पता चलेगा कितनी ज्यादा सर्विसेज है। यू हैव जस्ट टू मेक अ सिंगल ऐप जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो कि आपकी ऐप थाउजेंड ऑफ ऐप्स के साथ कंपेटेबल है। नाउ कंपेयर दिस सिनेरियो कि आपने अपनी कोड बेस खुद डेवलप की ऑथेंटिकेशन की। अब आपके ये सिनेरियो नहीं होगा, अब आपने कंपेटिबिलिटी हर ऐप के साथ मैन्युअली चेक करनी होगी कि मेरी ऐप की ऑथेंटिकेशन इस ऐप के साथ कंपेटिबल है, इस ऐप के साथ है। दैट इज नॉट द केस विद माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज। दिस इज द बिगेस्ट एज यू गेट। और क्विक स्टार्ट्स एंड इंटीग्रेशन असिस्टेंस इन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इस टॉपिक पे हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, ये हमारा फोर्थ लास्ट टॉपिक होगा, सॉरी थर्ड लास्ट, हम इस पे बाद में आएंगे। ऑप्टिमाइज फॉर न्यू इनोवेशन के अंदर कोई भी अपडेट आती है, इट विल ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के हमारे हमने ये अपडेट रिलीज की है, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कोड में, एंड देन यू आर गुड टू गो। दैट वाज ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज। दिस इज जस्ट एन डायग्राम जो कि मैंने कहा था आगे आएगी। दिस इज योर ऐप एंड इट हैज MSAL इंटीग्रेटेड इन इट। अब क्या होगा, और ये आपकी एक थर्ड पार्टी API लगी हुई है यहाँ पे क्लाउड की शक्ल में। दिस इज आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन। अब क्या होगा आपके, जैसे कि मैंने कहा था, जब बंदा लॉग इन करते हैं, पीछे से एक एक्सेस टोकन जनरेट होता है। एक्सेस टोकन जाके आपके आइडेंटिटी ऑथराइजेशन में चेक करता है कि ये वही बंदा है जिसने लॉग इन करना था, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है। एंड एक्सेस टोकन्स आर यूनिक। जितनी भी बार आप उस पर साइन करेंगे, जितनी मर्जी डिवाइसेस या उसी भी डिवाइस पे मल्टीपल टाइम साइन आउट करके, आपका एक्सेस टोकन हमेशा यूनिक होता है और कभी भी एक जैसा एक्सेस टोकन जनरेट नहीं होता। तो वो क्या करेगा, यहाँ से आईडी का टोकन जनरेट करेगा और ऐप को बताएगा कि यस द पर्सन साइनिंग इन इज द लेजिट यूजर, इसको साइन इन करने की इजाजत दे दीजिए। ओके। एप्लीकेशन कैटेगरी जिसके साथ यूज हो सकती है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ भी यूज हो सकती है और डीमन वेब एप्स के साथ भी यूज हो सकती है। विद यूजर्स एप्लीकेशन के साथ भी यूज हो सकती है, विदाउट यूजर्स एप्लीकेशन के साथ भी यूज हो सकती है MSAL की लाइब्रेरीज। ओके, नाउ कमिंग टू एज्योर। एज्योर के बारे में आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा। आई गेस देयर वर 2 वेबिनार इससे पहले, और जो लोग पहले भी अटेंड करते रहे होंगे उन्हें प्रिटी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि एज्योर है क्या। जस्ट अ क्विक वन लाइनर डेफिनेशन या सिनेरियो बेस्ड डेफिनेशन। यू आर वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर और फॉर एग्जांपल हमें सेमेस्टर प्रोजेक्ट मिलता है और आपने कोई मॉडल ट्रेन करना है, या फॉर एग्जांपल आपको रैम चाहिए किसी भी चीज के लिए सिंपलेस्ट वर्ड्स में, और आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज भी खत्म हो गई। अब आपके पास इतना, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट गो फॉर अ न्यू लैपटॉप राइट नाउ, और फॉर एग्जांपल रात के 11 बज गए और यू कैन नॉट गो फॉर कि हार्ड डिस्क लेकर आऊंगी, USB अटैच करूँ, उस पर काम करूँ। वो हो जाएगा, वेयर विल द रैम कम फ्रॉम, कंप्यूटेशनल पावर कहाँ से मिलेगी। इस चीज को सॉल्व करते हैं क्लाउड। क्लाउड से करते हैं, वो कहेंगे ये लें, हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, आप हमसे स्टोरेज लें, हम आपको देंगे कंप्यूटेशनल पावर, और आप हमें क्या देंगे इसके बदले, यू विल पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस। आप हमें $2 दें, $3 दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी रिसोर्सेज चाहिए। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाउड। अब आते हैं एज्योर क्लाउड। मार्केट में इस वक्त 3 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं क्लाउड के। द फर्स्ट वन जिसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है वो इस वक्त जा रहे हैं AWS, Amazon वेब सर्विसेज। उसके बाद आते हैं एज्योर क्लाउड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। फिर आते हैं हमारे पास GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। टॉप 2 पे हमारे पास इस वक्त AWS और एज्योर ही है। फंक्शनैलिटी हर क्लाउड की सेम होती है। डिफरेंस सबसे बड़ा 2 चीजों में आता है। एक हमारे पास प्राइसिंग आती है, AWS इज कंसीडर्ड अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, लेकिन उसकी एफिशिएंसी एज्योर के मुकाबले में ज्यादा है। और देन कम्स उसकी प्लान्स किस तरीके से बनाए गए, ये सर्विसेज या सिक्योरिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। टारगेट उनका एक ही है, आपको रिसोर्सेज देना
और आप उसके बदले उनको फीस देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ठीक है, अब हमारा डाटा तो अगले ही कंप्यूटर पे जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हार्ड डिस्क से बैठ के काम कर रहे हो, तो जो कुछ भी स्टोर कर रहे हो आपके कंप्यूटर पे है, लोकल है। अगर वायरस भी आता है तो आप ही गलती होगी। अब इतनी बड़ी आप अगला बंदा कंपनी ज़िम्मेदारी ले रही है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कि आप हमें डाटा दो, हम उसको स्टोर करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, उस पे अंधा एतमाद करके अपनी फॉर एग्जांपल पर्सनल पिक्चर्स या कोई भी चीज़ या डाटा या ऑर्गेनाइज़ेशनल डाटा अगर हम बड़े लेवल पे चले जाएँ, अगली ऑर्गेनाइज़ेशन को आँखें बंद करके नहीं देते। अगली ऑर्गेनाइज़ेशन इन आवर केस माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ एश्योरेंसेस देगी कि जब आपका डाटा हमारे पास आएगा, तो हम ये करेंगे, आपका डाटा सिक्योर रहेगा हमारे पास। दैट विल बी मच मोर सिक्योरर कि अगर वो आप अपने पास रखें। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास नेचुरल हैज़र्ड आ जाता है या कोई भी थेफ्ट हो जाता है, तो हम किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन एज़्योर ने हमारे केस में ये ज़िम्मेदारी ले ली है कि येस आई विल कीप द डाटा, आई विल कीप इट सेफ। और अगर क्योंकि एंड पे एज़्योर के एंड पे भी इंसान ही बैठे हुए हैं। वहाँ पे कोई इश्यू आते हैं सिक्योरिटी का, देन दे साइन एग्रीमेंट्स विद यू कि अगर ये इस तरह का इंसिडेंट होते देन वी विल पे यू, या आपकी किसी भी तरीके से रीइंबर्समेंट कर देंगे कि आपका जो लॉस हुआ है वो दूर हो जाए। लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर केस कि किसी क्लाउड पे किसी बड़े लेवल का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ नुकसान हुए भी हैं। वी विल गो थ्रू देम अ बिट लेटर। ओके, एज़्योर किस तरीके से आपकी सिक्योरिटी को वो करता है, इंश्योर करते हैं। एन्क्रिप्ट डाटा एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट। अब आप एज़्योर का एक सर्वर बना रहे हैं, डाटा एक वक़्त में 2 तरीकों में एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। वो एट रेस्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनके सर्वर्स पे जाके स्टोर हुआ है, या वो इन ट्रांजिट है, वो उसके सर्वर के दरमियान कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो आपके कंप्यूटर से सर्वर तक, किसी सर्वर से सर्वर तक, या सर्वर से आपके कंप्यूटर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं डाटा। एज़्योर इंश्योर्स दैट आपका डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर लेयर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है उसपे वो सिक्योरिटी को अप्लाई करेगा। इट विल यूज इंक्रिप्शन ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर। आपका डाटा हमेशा इनक्रिप्टेड रहेगा, आइदर दैट बी इन रेस्ट और इन ट्रांजिट। और इन सेटिंग्स को आप खुद भी ट्वीक कर सकते हैं एज़्योर के प्लेटफॉर्म पे जाके। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू डेटाबेस, इसके अंदर यू डिफाइन रोल्स के आपके डेटाबेस को कौन-कौन एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द एडमिन। अब आप चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट पे कैलिब्रेशन हो, आप डिफाइन करेंगे कौन सा बंदा कौन सी चीज को एक्सेस कर सकता है मेरे क्लाउड पे, और आप उसका रोल भी डिफाइन कर देंगे किस किस चीज को कब तक एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू योर डेटाबेस। देन वी विल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर virtual machines, protect your application secrets using use RBAC। अच्छा, व्हाट इज सीक्रेट्स? अब आप मैं आपको ना इसका एक डेमो शो करता हूँ। सीक्रेट्स यू विल बेटर अंडरस्टैंड बाय दैट। फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्टिव डायरेक्टरी। इसके अंदर हम बाद में आते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। um this is the Azure platform जो कि आपको वो ऑफर करते हैं Azure। if someone is new to it, just it is simple। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास इसकी सारी सर्विसेज जो कि मैंने बताया था जो शो लग देंगी। दिस इज योर होम, दिस इज योर डैशबोर्ड। ऑल सर्विसेज पे हम बाद में जाएंगे। ये आपको बता रहे रिसोर्स। अब रिसोर्स की होती, जैसे कि मैंने कहा था आपको डेटाबेस चाहिए, आपको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, दिस इज सिंपली कॉल्ड अ रिसोर्स। रिसोर्स ग्रुप्स बना सकते हैं, एक तरीके की रिसोर्सेज या एक रीजन की रिसोर्सेज को इकट्ठे करके आप ग्रुप्स बना सकते हैं और उनको मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। SQL databases, Cosmos databases, virtual networks, these are some of the services जो कि हमें Azure offer करते हैं। For example, if you go to create a resource, अब वो बता रहे हैं कि आपने किस तरीके की रिसोर्स बनानी है। यहाँ पे आपको वो कैटेगरीज भी दे रहा है, और यहाँ पे आपको वो कुछ रिसेंटली के बारे में बता रहे हैं कि पॉपुलर जो कि रिसोर्सेज इस वक्त Azure पे पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सिंपल क्रिएट अ SQL database, ओके अब उसने हमें यहाँ पे दी हैं कुछ कैटेगरीज। ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा कि आपने क्या क्या एंटर करना है। और इस वाले कॉलम में जो हमारे पास राइट साइड पे शो हो रही है, आपको कॉस्ट बताता जाएगा कि इतनी कंप्यूटेशनल पावर या इतनी चीजें ले ली हैं, इसकी कॉस्ट कितनी पर मंथ आपके पास जनरेट होगी।
अब हमारे पास क्या होता है, हमें बेसिक्स कुछ बताने हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास आ गया ना, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे रिसोर्स ग्रुप हमने कौन सा रखते हैं, यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नेम आ जाएगा, फिर आते हैं सर्वर। पिछला एक सेशन हुआ था उसमें भी हमजा ने हमें बताया था, हमजा इफ्तिखार ने, कि हमने वो सर्वर या रीजन सेलेक्ट करना होता है जो कि हमारे रीजन के करीब तरीन होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर इन एशिया वी विल गो फॉर एशिया पैसिफिक या ईस्ट एशिया या जो सा भी सर्वर इस वक्त अवेलेबल है। इसका फायदा क्या होता है कि हमें उतने कॉस्ट कम मिलता है जितना हम अपने रीजन के करीब होते हैं। इफ वी गो फॉर एग्जांपल ईस्टर्न यूरोप, तो वहां पे उसके रीजन के हिसाब से हमें चार्ज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो सा सर्वर सेलेक्ट कर लिया आपका डाटा उस सर्वर पे स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल हरिकेन आ जाता है, कोई ह्यूमन मेलफंक्शन की वजह से आपके सर्वर में ही एज्योर के आग लग जाती है, तो क्या होगा? इसके मेरे जहन में इस वक्त मेरे ख्याल में 8 to 9 सर्वर जोन्स पाए जाते हैं एज्योर के। आई हैव ऑफ AWS फॉर एग्जांपल उसके 8 या 9 एज्योर के मेरे जहन में नहीं है। आपका डाटा उस मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर होता है। अगर एक डाटा सेंटर में कोई ब्रीच होता है या उसका कोई हार्म पहुंचता है नेचुरल वे में, तो आपका डाटा फिर भी सिक्योर रहेगा क्योंकि वो बाकी रीजन्स में उस वक्त स्टोर्ड रहता है। और उसी तरीके की इंक्रिप्शन, उसी तरीके की स्टोरी सिक्योरिटी हर लोकेशन पे आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। You will enter your simple database name here. You will go to networking. यही हमारी टैब है सिक्योरिटी। अब वो सबसे पहले हमें बिल्ट इन ऑप्शन दे रहे हैं that do you want to implement Microsoft Defender. You can go for start free trial या not now, और जैसा कि उसने कहा है कि उसके बाद आपको चार्ज किया जाएगा। If you go for free trial 30 days का फ्री ट्रायल है आपके उस पे, we are creating a SQL instance, just keep that in mind, और 15 USD पर सर्वर पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। और बाकी इसी तरीके से उसने बता दिया कि ऑलवेज इंक्रिप्टेड होता है। और बस ये सारी सिनेरियो, यानी बताने का मकसद ये है कि दो तरीके से आपको सिक्योरिटी फराहम की जा सकती है। एक, आपने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है जब आप यहाँ पे अपने इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज द यूजर पार्ट, रोल का पार्ट, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब आपका डाटा चला जाएगा एज्योर के पास, तब बाकी सिक्योरिटी इसकी जिम्मेदारी है। इस चीज को हम कहते हैं सिक्योरिटी की दुनिया में या क्लाउड सिक्योरिटी की टर्म्स में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, कि कुछ डाटा आप सिक्योर करोगे, कुछ डाटा एज्योर सिक्योर करेगा, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो जाएंगी कि अगर इस तरीके का इवेंट होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था। क्लाउड की अगर सिक्योरिटी में कोई ब्रीच होते देन दे विल नॉट इल्जाम लगाएंगे यूजर पे कि ये आपकी वजह से हो। अगर यूजर पे होता है तो एज्योर को पता होगा कि ये मिसकॉन्फ़िगरेशन यूजर कैंड पे हुई थी, एज्योर कैंड पे नहीं होती। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इट इज अ काफी बेनिफिशियल वन। सो या ओके, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज अ वेरी कॉमन टर्म। इट इज एब्रिविएटेड एज RBAC। इसके अंदर ये होता है कि जिस बंदे का जो रोल है उसको उसी के हिसाब से एक्सेस दिया जाए। इफ अ पर्सन इज जस्ट हेल्प डेस्क या IT टेक्नीशियन है, उसको उसी हवाले से काम दिया जाए, उसको उसी की फील्ड का काम दिया जाए, उसी तक अथराइज किया जाए जितने वो काम कर सकता है। उससे ऊपर कोई लेवल है, फॉर एग्जांपल मैनेजर है, कोई IT मैनेजर है, उसको उसके हवाले से रोल्स डिफाइन किए जाए, या उसके पास ज्यादा रोल हो एज कम्पेयर टू IT टेक्नीशियन जो कि डेस्क रोल परफॉर्म कर रहे हैं। That is called RBAC. Then we have firewall WAF। ये भी हमारे पास बिल्ट इन आती है। इसको अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करें, if you just search here WAF, you get web application firewall policies। इसके जरिए क्या होगा, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अगर किसी को नहीं पता, फायरवॉल का बेसिक मकसद ये है कि उसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड सिग्नेचर स्टोर होते हैं कि इस तरीके का सिग्नेचर डिटेक्ट होगा तो इसका मतलब ये कोई एनॉमली है और इसको आपने नहीं, इस सिग्नेचर को आपने आगे नहीं आने देता। सेम एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हुई हुई है बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर, कि आपको बाहर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ती। आप जो भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो आप उसके साथ अपनी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज अनदर बिल्ट इन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ओके, ओके, ओके। अभी तक हमने दो मेजर चीजें पढ़ ली हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज। वी हैव स्टडीड दैट इन प्रोडक्ट लेवल की ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन को इंश्योर करती है। उसके बाद वी हैव रिव्यूड एज्योर, एज्योर की सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है और कौन से बिल्ट इन फीचर्स हमें मिलते हैं, और एज्योर कैसे हमारे प्रोडक्ट्स की रिसोर्सेज की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अब आते हैं हमारे पास मेजर टॉपिक, बट इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। इसमें जाने से पहले लेट्स कंसीडर सिनेरियो कि दो लोग हैं एंड कंपनी में डिस्कस कर रहे हैं और बोथ मैनेजर्स की पोजीशन पे हैं, और दोनों के नीचे इस वक्त 50-50 पर्सन काम कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं।
और वो इस वक्त एक्टिव डायरेक्टरी को यूज नहीं कर रहे। आप ये समझ लें आपको पता ही नहीं एक्टिव डायरेक्टरी है क्या इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि मुझे हर बंदे का पासवर्ड स्टोर करने में और उस बंदे को कितने रोल्स असाइन हुए हुए हैं, वो क्या क्या कर सकता है, एक सिंपल कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में स्टोर करने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे का रोल चेंज हो गया है या कोई बंदा कंपनी छोड़ के चला गया है, देन वी कैन नॉट गो फॉर कन्वेंशनल डेटाबेसेस कि हम उसके अंदर ये सारा डाटा स्टोर करें, कौन सा बंदा छोड़ के चला गया है, उसकी रिसोर्सेज को वहां से डिलीट कर दो और उसको जितना एक्सेस था उसके टोकन्स को वहां से डिलीट करो, उसकी आईडीज को डिलीट कर दो। वी कैन नॉट गो फॉर कन्वेंशनल डेटाबेसेस इस काम को करने के लिए। इसी तरीके से अब एक बंदा है, उसके पास मल्टीपल, उसके लिए मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 50 स्टूडेंट्स इन क्लास एंड वी आर यूजिंग फॉर एग्जांपल एज्योर, तो हमने हर स्टूडेंट को इफ यू जस्ट गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमें हर स्टूडेंट को एक हमने सीक्वल डेटाबेस की रिसोर्स दी होगी, एक हमने उसको कंप्यूटेशनल पावर दी होगी, जीपीयू दिया होगा, सीपीयू दिया होगा और कुछ वर्चुअल मशीन्स दी होंगी। अब हर बंदे को अगर हमने 5 सर्विसेज दे दी हैं एंड वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन क्लास, देन वी हैव 250 सर्विसेज इस वक्त क्लास में रन हो रही हैं। हाँ, मेरे ख्याल में सही किया 2500 सॉरी 50 एंड ठीक सॉरी 250 250 सर्विसेज। अब हर बंदे का ये देखना कि हर बंदा कौन सी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, उसकी बिलिंग को देखना, कोई बंदा किसी गलत अगले बंदे की रिसोर्स को तो एक्सेस नहीं करा, कौन सा बंदा कितनी टाइम के लिए डीएक्टिवेट था, इस सब को वी कैन नॉट गो फॉर कन्वेंशनल डेटाबेस। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आती है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एज्योर, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है कि आपके पास एक सिंपल मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा एज्योर के पोर्टल पे, एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसके अंदर आपके पास हर बंदे का रोल डिफाइन हुआ होता है कि ये बंदा है, इसका ये रोल है और इसको ये सर्विसेज मिलेंगी। इसी तरीके से दूसरे पर्सन को भी डिफाइन होगा। सो व्हाट इज एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, कि इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड सब यूजर्स का डाटा हर और एडमिन के पास हर बंदे का पासवर्ड, हर बंदे के रोल्स होते हैं। इससे पता चलता है कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इज द मोस्ट सेंसिटिव एक्टिव डायरेक्टरी या रोल जो भी किसी नेट कंपनी में पाया जाता है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से पहले अगर किसी ने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया हुआ है तो विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी होती थी, उसको अपडेट करके उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज पाए जा रहे थे, उसको अपडेट करके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बना दिया गया। और अब एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के लिए एक न्यू कॉमन नेम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट का। तो यस, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, Azure Active Directory will no longer go by this name, it will go by a new name Microsoft Entra ID। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट एन एडमिन राइट नाउ बिकॉज मैंने अपने जो हमें एमएलएसए की तरफ से, स्टूडेंट बेस्ट की तरफ से अकाउंट मिलते हैं, मैंने उसके जरिए साइन इन किया। तो इसके अंदर क्या होगा, अब आप ऐसे समझें कि हमारे पास दो रोल है, एक सिंपल डेस्क पे जो बंदा बैठा है उसका रोल है और एक उसके ऊपर एडमिन बैठा है जो आपका क्लास टीचर या जो आपका फैकल्टी एडवाइजर, ठीक है। उसके पास किसी और तरीके का डैशबोर्ड जाएगा। अगर मैं जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे तो मेरे पास इस तरीके का टर्मिनल आएगा, इट विल मेरे माई रोल्स के अंदर मुझे रोल्स डिफाइन होंगे कि मैं कौन कौन सी रिसोर्स पे क्या क्या काम कर सकता हूँ। उसके बाद ग्रुप्स होते हैं कि एक तरह की रिसोर्सेज या एक तरह की रोल्स को डिफाइन करके एक ग्रुप बना दी जाती है, उस ग्रुप को मैनेज अच्छे लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं कि बदल ये अजदा अजदा हाय हाय होए 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 होए। इसका ट्रेंड भी जा चुका है, काइंडली आप लोग चेंज कर लें इसको। अच्छा, हम बात कर रहे थे उसकी माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के, हमने ग्रुप्स पहले आते हैं हमारे पास रोल्स। इफ आई एडमिन वांट्स के एक तरीके के हम उसको रोल्स को इकट्ठा करके ग्रुप बना दे तो ग्रुप को मैनेज करें, हर किसी का रोल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, देन वी गो फॉर ग्रुप्स। फिर हमारे पास आते हैं एज्योर रिसोर्सेज के आपको स्पेसिफिकली कौन कौन से रिसोर्सेज असाइन किए गए हैं। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपको एंड यूजर के उस पे डैशबोर्ड मिलेंगे। इफ आई वर एडमिन, तो जैसे कि आपको शीट शो हो रही है यहाँ पे, मेरे पास हर बंदे का नाम आएगा, स्कोप आएगा और एक्शन और रिसोर्सेज शो हो रहे होंगे कि इस बंदे को ये रिसोर्सेज और मजीद एडवांस सेटिंग्स आएंगी कि इस बंदे के ये कुकीज सॉरी ये टोकन से, दीज आर द पासवर्ड, यानी जो एक नेटवर्क एडमिन का काम होता है वही काम हो रहा होगा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। इसीलिए दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव कि अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉइट हो जाती है तो आपका पूरा नेटवर्क या आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इसीलिए एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी या ऑफेंसिव सिक्योरिटी। जो भी इसको एक्सप्लोर करना चाहे उसका भी काफी इस वक्त स्कोप पाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त
दुनिया में 70 to 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से विंडोज या एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी नेम हैज बीन चेंज्ड। विल गो टू आवर स्लाइड्स अगेन। हमने पढ़ लिया कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या चीज। एंड यस हमेशा की तरह जिस तरह साइबर सिक्योरिटी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की दुनिया में कोई चीज सिक्योर नहीं है, नो सिस्टम इज सिक्योर एंड इट विल बी हैक्ड। और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका सिस्टम हैक नहीं किया जा सकता या ब्रीच नहीं किया जा सकता। इस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी के अपने कुछ फ्लॉज हैं। देयर आर सम जेनेरिक फ्लॉज एंड देन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड फ्लॉज। फर्स्ट वन इज फिशिंग अटैक। फॉर एग्जांपल इफ यू सेंड अ फिशिंग ईमेल टू द जो आपका एडमिन है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का, और वो ईमेल किसी भी तरीके से हो सकती है, वो उसके बॉस की तरफ से हो सकती है। दैट इज मजीद डीप डाइव इनटू फिशिंग अटैक्स कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से किए जा सकते हैं। वो उसको मेल भेज सकता है कि ये आपका नया स्केजुअल है या कोई अर्जेंट मेल है, यू नीड टू अपडेट योर सिस्टम। ऑल्दो इतने बेवकूफ नहीं होते जो आपके एडमिन बैठे होते हैं, लेकिन इफ ही और शी जस्ट क्लिक्स ऑन द लिंक और उसके सामने एक टर्मिनल खुल जाएगा, दैट विल जस्ट बी अ डिटो कॉपी ऑफ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन पोर्टल, तो वहां पे अपने क्रेडेंशियल एंटर करें। लेकिन दैट वाज नॉट अ लेजिट ईमेल, तो क्या होगा, उसने जो भी क्रेडेंशियल एंटर किए होंगे बैकएंड पे वो मैलिशियस पर्सन के पास चले जाएंगे और आगे पीस ऑफ केक है किसी भी नेटवर्क को फिर उसकी डायरेक्टरी को एक्सप्लॉइट करने, क्योंकि सारा डाटा अगले बंदे के पास चले जाएगा। पासवर्ड अटैक में हमारे पास ये हो सकता है कि जो एक्टिव डायरेक्टरी के जो एंड यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बात की थी क्लास में 50 यूजर्स हैं और 50 रोल्स असाइन हुए हैं, और किसी भी एक बंदे के टर्मिनल पे अगर उसने वीक पासवर्ड रखा है और उसको अपग्रेड नहीं किया, भाई कोई नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक अपग्रेड नहीं किया, उस पे किसी भी तरीके का पासवर्ड अटैक हो सकता है। आई दैट बी अ ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, या किसी भी तरीके का अटैक टू गेट हिज और हर पासवर्ड। एंड यूजर पासवर्ड आ गया है, आप एक स्टेप क्लोज हो गए अपने टारगेट की, जो क्या होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होती है कि आपको जो प्रिविलेज मिली हुई है उससे आगे जाना। आपको यूजर रोल मिल चुके हैं, यू आर नाउ टारगेटिंग दी एडमिन रोल। और इस तरीके से हमारे पास मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। ये उस वक्त हो सकता है कि फॉर एग्जांपल दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, द कम्युनिकेशन इज नॉट इंक्रिप्टेड या इंक्रिप्शन हो रही है लेकिन वो किसी पुराने स्टैंडर्ड की इंक्रिप्शन हो रही है, तो उसको भी एक्सेस किया मैन इन द मिडल अटैक थर्ड पर्सन बैठ के आपके डाटा को एक्सेस कर लेगा। इफ ही और शी गेट्स द क्रेडेंशियल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, तो वो उसको भी ब्रीच कर सकते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशन एक साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स में ह्यूमन किसी भी चेन या ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वीकेस्ट लिंक आर नॉट द कंप्यूटर, दे आर सिंपल ह्यूमंस। आधे से ज्यादा अटैक्स जो ब्रीचेस होते हैं दे आर जस्ट अकर बिकॉज ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एंड में अभी रोबोट्स ने हमारी जगह नहीं ली, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने अपने लैपटॉप से या हमने अपने एम्प्लॉयज को करके देनी है। इसलिए उसकी मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर ह्यूमन ही गलत कर देगा, दैट इज अ हाय ह्यूमन हाय फॉल्ट। होए होए हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए बदोबदी 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 अखे लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसी ने देखी बदल ये अच्छदा अच्छदा हाय हाय होए बदल ये अच्छदा अच्छदा आई हाय थिंक हाय होए हाय हाय होए होए और काइंडली देखिएगा अगर कोई करता है तो आई गेस यू हैव राइट्स को रिमूव कर दीजिएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट द कॉमन अटैक्स। फिर हमारे पास आते हैं स्पेसिफाइड स्पेसिफिक अटैक्स टेक्निक्स। दीज आर जैसे जेनेरिक टेक्निक्स जो कि इस फील्ड में फॉलो की जाती है। नाउ वी गेट टू द स्पेसिफिक टेक्निक्स जो कि तीन टाइप्स की हैं। द फर्स्ट वन इज पास द हैश, ओ टोकन थेफ्ट और शैडो आईटी रोग एप्लीकेशन। पास द हैश, अब जो हमारे पासवर्ड्स पीछे बैकएंड पे स्टोर हो रहे होते हैं, लेट मी जस्ट वाइडन द स्क्रीन। पासवर्ड स्टोर हो रहे होते हैं, दे आर नॉट सिंपल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स, वो हमेशा हैश फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। इफ अ पर्सन इज एबल टू गेट दैट हैश एंड रिवर्स द हैश, ही शी विल बी एबल टू गेट द प्लेन पासवर्ड। ये कहने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इफ यू नो के हैशेस स्टोर होते हैं हमारे पास, अगर मैं बताऊं ए बी सी 1 2 कोई स्पेशल कैरेक्टर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, स्पेसेस, और हमारे पास फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, इसको हैश करना पावरफुल से पावरफुल कंप्यूटर के लिए भी हमारे पास बहुत सालों लग सकते हैं क्रैक करने में। लेकिन हैश करने के कुछ तरीके होते हैं, टूल्स बिल्ट इन हमें मिल जाते हैं, लेकिन उसके जरिए अगर आपका हैश हैक हो जाए तो हमारे पास के क्रेडेंशियल जो उसके ऑपोजिट डेटाबेस में स्टोर होते हैं उनको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड वन इज हमने पढ़ा था कि जब ये ऑथेंटिकेशन हो रही होती है तो बैकएंड पे हमारे पास टोकन जनरेट होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि अगला जो हैकर आ रहे हैं
वो इतना स्किलफुल होता है कि वो आपके पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट वो हैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो कोई भी रिमोट कोड एग्जीक्यूट करके आपके ब्राउजर या आपके एडमिन पैनल के बैकएंड को एक्सेस करेगा। आपका जो टोकन जनरेट हो रहा है वो उसकी जगह पे अपना कोई टोकन एंटर करेगा। वो टोकन जाएगा डेटाबेस में, उसके पास डाटा चले जाएगा जो भी डेटाबेस से आ रहा है। देन देयर कम शैडो आईटी रोग एप्लीकेशन, इसके अंदर वो आ जाती हैं कि जो हम थर्ड पार्टी या गेट इनटू पीसी टाइप ऑफ वेबसाइट से डाउनलोड करके एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। यस प्लीज जी आयशा। हाँ ठीक है। अच्छा वो काइंडली वो एक फॉर्म दिया था, काइंडली वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, मेरे पास इस वक्त वो सामने नहीं है। तो एक फॉर्म अभी आपके साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट में शेयर किया जाएगा, काइंडली आप सब उसको फिल करते हैं। दैट इज फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट्स, ताकि आप लोगों को इस सीरीज के एंड में सर्कुलेट कर दिया जाए। ओके हमने देख लिया कि एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है और इसको किस तरीके से अटैक की जा सकती है। दीज आर जस्ट सिंपल टूल्स जो कि बताने का मकसद ये है कि जैसे कि हमने देख लिया था कि सिक्योर तो बहुत है कि माइक्रोसॉफ्ट भी उसकी सिक्योरिटी के मेजर्स दे रहे हैं, लेकिन तरीके हैं हैक करने के। और ये टूल्स जो मैंने 10 यहाँ पे डाले हैं, इसमें से जो पहले कुछ जो है आपको इसके अंदर बिल्ट इन मिलेंगे काली लिनक्स के अंदर, कुछ आपको 2 से 3 मिल जाएंगे गिटहब के ऊपर। बताने का मकसद सिर्फ ये है, डिमॉन्स्ट्रेट करना नहीं, सिर्फ ये बताना कि यस योर वेब एप्लीकेशन इज योर एक्टिव डायरेक्टरी कैन बी हैक, अगर उस आपने उसकी सही कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। अगर यू हैव चेक ऑल योर सिक्योरिटी मार्क्स और आपने उसके सारे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी अपनी एक्टिव डायरेक्टरी सेट करते हुए आपने वो फुलफिल की हैं, देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट योर एज योर एक्टिव डायरेक्टरी। ओके हमने पढ़ा था कि हमारे एजेंडा में शामिल था कि हम इसके बाद देखेंगे, हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, इनका रिलेशन क्या है। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज एडी एज्योर। नाउ लेट्स कंसीडर ब्रॉडर सिनेरियो पे आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और दिस इज जस्ट अ रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन। उसके अंदर आपने जेएस का कोड इंप्लीमेंट कर दिया गिटहब से उठा के ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज का, आपकी प्रोडक्ट रेडी है। अब आपने उसको करना है उस पर डिप्लॉय, क्लाउड पे डिप्लॉय करना है या क्लाउड का डेटाबेस यूज करना है आपने उसके बैकएंड पे फॉर द टाइम बीइंग या टेस्टिंग के लिए। यू विल होस्ट द एप्लीकेशन ऑन एज्योर। दो प्रोडक्ट्स कवर हो गए। आपने हर स्टेप पे ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन या सिक्योरिटी मेजर्स को देखना है। ऐप बनाते हुए आपने उसके अंदर ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन बिल्ट इन यूज कर ली एमएसएल की। अब आप उसको लॉन्च करने जा रहे हैं एज्योर पे। आपने सारी सेटिंग्स अपने एंड पे वो करनी है जो कि फॉर एग्जांपल डाटा की सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को मेंटेन करें। टू चेक बॉक्सेस हो गए हमारे पास। अब आते हैं हमारे पास एडी। नाउ दैट एप्लीकेशन इज बीइंग यूज्ड ऑन अ वाइडर स्केल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने एडी को यूज करके, एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करके हर बंदे का ट्रैक रखना है कौन उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है और उसकी सिक्योरिटी मेजर्स को भी सबको चेक करना है। अब क्या होगा, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योर है, आपकी एज्योर एनवायरनमेंट सिक्योर है और एंड यूजर पे जो यूजर बैठा है या आपका एम्प्लॉय बैठा है उसके पास जो एप्लीकेशन है वो भी सिक्योर है, क्योंकि आपने उसके अंदर बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज यूज की हैं। तो हमने इस सारे डिस्कशन के अंदर तीन टेक्नोलॉजीज एमएसएल, एडी और एज्योर को अलग अलग डिस्कस किया है। ये होते क्या है, इनमें सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है, इनको कैसे ब्रीच किया जा सकते हैं रियल वर्ल्ड में, और ये आपस में एक बड़े सिनेरियो में मिल के काम कैसे करें। सो दैट वुड बी ऑल। मेरा यहीं तक था। इसके अलावा अगर किसी का भी कोई सवाल है, सवाल जवाब है, तो काइंडली प्लीज फील फ्री, चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं या हैंड रेज कर लें। हाय हाय होए होए बदोबदी 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 अच्छे लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं अदिता हाय हाय होए होए हाय हाय होए 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 तेरे कलो दिल जी सर, आप माइक अनम्यूट करें। अच्छा राफी भाई, हम एज अ पेन टेस्टर और ऑफेंसिव साइड से अगर हम क्लाउड को देखें क्लाउड सिक्योरिटी में, तो उसमें एज अ पेन टेस्टर हम क्या कर सकते हैं क्लाउड सिक्योरिटी में? ओके हम पहली बात जो इस बात को अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूं, जैसे कि मैंने बताया था नथिंग इज सिक्योर।
क्लाउड के बारे में एक हाइप पाई जाती है, क्लाउड इज वेरी सिक्योर, उसके अंदर इंक्रिप्शन यूज हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही है। नाउ इफ यू गो टू क्लाउड पेन टेस्टिंग, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रीलांस हायर करेगी या आप खुद उसमें जॉब कर रहे हैं, योर मेजर टास्क विल बी जस्ट टू सिट ऑन योर टर्मिनल, और हमने अब बाकी जो एप्लीकेशन है हमारे सामने उसकी कोड बेस होती है, और जो हमारे पास क्लाउड है उसकी कोड बेस हमारे सामने नहीं है। यहाँ पे हमारा बिगेस्ट रोल जो होते हैं, हमने चेक करनी होती है यूजर की जो उसको रोल्स असाइंड है, उनको एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं किसी तरीके से, किसी भी यूजर को पकड़ के उसकी हमारे पास सीक्रेट कीज हो गई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले एक रिएक्ट ऐप पे काम कर रहा था, और जब मैंने उसके रिसोर्सेज बनाए थे तो वो इस रिसोर्स कॉपी करने में कोई फायदा नहीं, बिकॉज आई विल डिलीट दैट ऑब्वियसली। उसने मुझे एक सीक्रेट की जनरेट करके दी दैट, और फिर मेरे पास एक क्लाइंट आईडी और टीनेट आईडी इज यूज्ड टू एक्सेस द रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये यूनिक होती है हर पर्सन की। नाउ एज अ क्लाउड पेन टेस्टर, आप किसी वेब पेज पे जाते हो जो कि एज्योर पे होस्ट हुआ है, और आप उसकी पेन टेस्टिंग स्टार्ट करते हो जस्ट एज अ सिंपल, जैसे कि वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की जाती है, एंड यू डिस्कवर कि उसकी बैक एंड पे एज्योर है, और आपको उसकी पेन टेस्टिंग के दौरान फॉर एग्जांपल उसकी सीक्रेट की मिल गई है। नाउ सीक्रेट की मिलेगी, नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कि फाइंड करें कि इसको कौन कौन सी रिसोर्सेज असाइन है। आप ये दिस इज ऑल पेन टेस्टिंग, आपको रिसोर्सेज मिल गई हैं, नाउ यू विल फाइंड कि उस बंदे की क्रेडेंशियल्स क्या हैं, क्रेडेंशियल्स मिल गए, आगे सिंपल जो पेन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग हमारी फील्ड में होती है वही है। आप उसके जरिए प्रिविलेज एस्केलेट करते रहोगे और देखोगे कि इसका एडमिन कौन था और मैं आगे कितने रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता हूँ। नाउ यू हैव सक्सेसफुली हैक्ड इनटू द थ्रू दैट वेब एप्लीकेशन इनटू द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी आप पेन टेस्ट कर रहे थे, और दैट इज पॉसिबल, इज सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच, और इसके पीछे में कुछ भी हो सकता है। यू कैन गो फॉर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, डाटा थेफ्ट या रैंसमवेयर, किसी भी टाइप ऑफ चीज। नो, दिस इज द पेन टेस्टिंग इन क्लाउड। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ जी राफी भाई, थैंक यू सो मच। मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक अगर क्लाउड सिक्योरिटी में बंदा इन होना चाहे तो उसको लाइक क्लाउड पहले सीखना पड़ेगा, या वो डायरेक्ट थोड़ा सा मतलब क्लाउड का नॉलेज लेके वो ऑफेंसिव साइड में क्लाउड को एज अ क्लाउड सिक्योरिटी में वो इन हो सकता है? नहीं, यू डोंट नीड टू गो फॉर फुल क्लाउड, क्योंकि वो फिर आपके पास क्लाउड एसोसिएट्स आ जाते हैं, एंड यू डोंट नीड टू गो फॉर क्लाउड। आपने सिर्फ क्लाउड के बारे में सीखना है, उसकी मैनेज सर्विसेज कौन सी हैं, क्लाउड काम कैसे करता है, उस पर रिसोर्सेज बनाए कैसे जाते हैं। 1 से 2 महीने क्लाउड पे काम करना है कि मतलब ये क्लाउड काम कैसे करना है। फर्स्ट यू हैव टू पिक अप अ स्पेसिफिक क्लाउड, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। हर क्लाउड सेम है, यू कैन गो फॉर एज्योर, AWS या GCP, हर किसी के रिसोर्सेज पड़े हैं। इफ यू गो फॉर एज्योर, तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की वेबसाइट पे बेतहाशा रिसोर्सेज पड़े हैं। AWS के अपने Amazon लर्न, मेरे ख्याल में AWS लर्न के नाम से वेबसाइट है, वहां पे भी सेम एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, वहां से आप सीख सकते हैं। GCP के आपको क्विक लैब्स मिल जाती हैं, स्टडी जैब्स मिल जाते हैं, हर किसी के रिसोर्स पड़े। फॉर एग्जांपल यू हैव पिक GCP या एज्योर, यू विल जस्ट गो टू द टर्मिनल, आप वहां पे सीखोगे रिसोर्सेज बनाए कैसे जाते हैं, यूजर को रोल्स कैसे असाइन किए जाते हैं, किसी को यूजर को डिलीट हाय कैसे किए हाय जाते होए होए, हैं। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी, अक्के लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी। Now you have made yourself familiar कि क्लाउड काम कैसे कर रहा है, और फिर आपने उन चीजों पे फोकस करने जो भी आपकी आई एम म्यूटिंग, लेकिन आई गेस मेरे ख्याल में सेटिंग में कोई मसला है, तो अगला बंदा खुद ही अनम्यूट कर रहा है। मैंने किया था अनम्यूट सबको। तो वो आप यू हैव लर्न द क्लाउड के क्लाउड काम कैसे कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटी आपका हाथ बैठ चुका है 1 से 2 महीनों में। उसके बाद यू विल गो टू द सिक्योरिटी साइड और पेन टेस्टिंग साइड, जो जिस भी साइड पे आप जाना चाहते हो, देखोगे कि आपकी सिक्योरिटी, फिर आपने सिर्फ सिक्योरिटी की टर्म्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल यू वर्क विल मोस्टली इन द सिक्योरिटी टैब, जो कि हमने एज्योर की देखी थी, या नेटवर्क्स टैब या रोल्स टैब या ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो नो, यू डोंट नॉट नीड टू लर्न होल क्लाउड फॉर क्लाउड सिक्योरिटी। ओके राफी भाई, थैंक यू सो मच। किसी और कुछ सवाल है तो प्लीज और प्लीज फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। आफ्टर दैट आई एंड द मीटिंग। It's always done with organization. What would say about yes? अक्के लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल That नहीं media किसी ने would. देखी। ऐसा लगे अचिता अचिता, हाय हाय होए। Acha, you claim that authentication is always done before authorization. What would we say about some section of best mail login? Without any authentication. Okay. Guest mode login in which the respective user is granted read write except for in the main memory without need of any authentication. These are just special cases जो कि मैंने बात की थी कि authentication हमेशा होती है यूजर से।
जैसे कि आपने खुद कहा है कि रिस्पेक्टिव यूजर इज ग्रांटेड रीड और राइट राइट्स। इसका मतलब ये है कि आपने उस एक्सपेक्टेड यूजर की अपने एंड पे अथेंटिकेशन कर ली है, या आपने पहले डिफाइन कर लिया है कि इस बंदे को मैंने ये रोल्स देने हैं, और वो एक स्पेशल केस है, उसमें आपने ये भी अपने तरीके पे देख लिया है कि हाँ इस बंदे को मैं दे सकता हूँ। तो आपने एक तरीके से अपने एंड पे अथेंटिकेशन कर लिया है कि हाँ ये बंदा होगा, या जेनेरिक वे में इस तरह के जो भी रोल आएंगे उनको मैं ये चीजें रीड और राइट एक्सेस दे सकता हूँ, ये रोल अथराइज कर सकता हूँ। दैट इज जस्ट स्पेशल केस जो कि फॉर एग्जांपल टेस्टिंग वगैरह में यूज किए जा सकते हैं। Third is in systems using token-based access like APIs and temporary access. Please plus do tell why prefer Azure instead of AWS in case we comment them, even though AWS provide robust security. हाँ मैंने इससे पहले मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट वेबिनार हुआ था, दैट वाज विद हमजा साजिद एंड साद साजिद जो कि डेवऑप्स इंजीनियर है। मैंने उसमें भी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि एज्योर अगर क्लाउड्स की रैंकिंग की जाए तो एज्योर की सिक्योरिटी इस इन सब तीनों प्रोवाइडर्स में सबसे लो पर आती है, क्योंकि एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री रही है दैट वाज नॉट प्रोडक्ट बेस्ड, वो सर्विसेज बेस्ड हिस्ट्री ज्यादा फराहम कर रहे थे। और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट का फोकस जाके क्लाउड फर्स्ट अप्रोच अब जाके उसने अपनानी शुरू की है। तो आई डोंट रियली रिकमेंड कि एज्योर को आप अपनाएं, लेकिन यस एज्योर इज वर्किंग ऑन सिक्योरिटी मेजर्स राइट नाउ और डे बाय डे। बल्कि उससे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट की नई विंडोज आ रही हैं उसके अंदर दे आर यूजिंग एआई चिप्स जो कि ऑटोमेटिकली जो भी एनॉमली है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की जगह उनको डिटेक्ट कर सकेगी। दैट मैं इस बात बताने का मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की अप्रोच को बताना कि उनका जो माइंडसेट है इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर। सो यस यू कैन गो फॉर एडब्ल्यूएस, जरूर जाएं एडब्ल्यूएस को पे भी जाएं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन यस एज्योर को भी एक्सप्लोर, उसके भी टूल्स और सर्विसेज काफी रीजनेबल प्राइस है। यस सो मेरे ख्याल में टाइम 1 घंटा हो चुका है। सो दैट वुड बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और फील फ्री टू रीच आउट, मेरी ईमेल थी या आई जस्ट ड्रॉप माय लिंक्डइन हियर, किसी का कोई भी सवाल हो तो। जस्ट ड्रॉप। Yeah, that's my LinkedIn. Feel free to connect और see इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। न डालो काली काली सुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न